बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ज्योग्राफी के यूनिट 2 क्लाइमेट, जो कि हमारे चैप्टर 2 कह लें इसको, उसकी पहली क्लास है। और इसके अंदर हम क्लाइमेट के चैप्टर के प्री रिक्विजिट्स पढ़ेंगे। मतलब एक वेदर, क्लाइमेट, सीजन, इस तक पहुंचने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी नॉलेज के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जिस तरह हमारे अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी हमने लास्ट चैप्टर में कि हमारे अर्थ के अंदर क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होती है, इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं। उसके बाद सोलर सिस्टम, कि किस तरीके से सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स घूमते हैं उसमें अर्थ की क्या पोजिशनिंग है और अर्थ का किस तरह रोटेशन है और सूरज के गिर्द कैसे रिवॉल्व होती है। फिर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ की कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिसमें अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, तो इनकी जो भी इमेजिनरी लाइंस हमारी पूरी अर्थ के अंदर, जैसे हम लॉन्जिट्यूड जो वर्टिकल लाइंस है, लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसके हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लाइमेट्स के फ़र्क को पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे अर्थ के नॉर्दर्न टुकड़े में अलग, मतलब ऑपोजिट क्लाइमेट होता है उसके जो हमारे अर्थ के साउदर्न टुकड़े के अंदर है, वो हम देखेंगे अभी आगे। और फिफ्थ हमारा एयर प्रेशर, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन एयर मॉलिक्यूल्स के जो प्रेशर होता है, जिसे एयर प्रेशर कहते हैं, तो वो किस तरीके से प्रेशर किसी जगह पर कम होता है, किसी जगह पर मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो उस हवाले से पढ़ेंगे। ये हमने देखा था अर्थ की हमारी लेयर्स हैं, ये हमारी पूरी अर्थ है। अर्थ की लेयर्स में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्रस्ट कहलाती है, उसके बाद वाली लेयर मेंटल कहलाती है। अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है वो अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स डीप होती है। क्रस्ट जो है हमारा 50 किलोमीटर्स के बाद तकरीबन 3000 किलोमीटर तक डेप्थ में हमारा मेंटल होता है, और उसके बाद तकरीबन 3500 की डेप्थ हमारे कोर की है, जिसमें इनर और आउटर कोर दोनों शामिल है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ की लेयर्स के बारे में नहीं, अर्थ के ऊपर जो हमें एटमॉस्फेयर है, जो हमें दिखता नहीं है बट इट्स देयर, हमारी आंखों में नहीं दिखता, लेकिन बड़ी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी गैसेज होती हैं उसके अंदर, तो इट्स देयर। तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर तक जाता है, हमारे क्रस्ट से लेकर ऊपर तक जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसकी भी लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। लेकिन जो हमारी लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है वो ट्रोपोस्फेयर के वेदर कंडीशंस के अंदर कर सकती है, जो कि अराउंड हमारे ज़मीन से लेकर 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड मैंने बताया था कि हमारे सी लेवल से लेकर ऊपर की हाइट, ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट है वो हमारा एल्टीट्यूड होती है। तो हमारे ज़मीन से लेकर 50 किलोमीटर्स ऊपर की तरफ, मतलब 15,000 मीटर्स, और 15,000 मीटर्स की अगर हाइट की बात करें तो उसमें जो हमारे ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जो 15 किलोमीटर्स तक जाता हो। इनफैक्ट हाईएस्ट पीक जो है हमारी माउंट एवरेस्ट, वो 8800 मीटर्स के आसपास है हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट, और K2 उससे थोड़ा छोटा है, वो 8600 मीटर्स के करीब है। सो 8800 मीटर्स का मतलब 8.8 किलोमीटर्स। तो हाईएस्ट पोजीशन जो हमारे अर्थ के अंदर किसी स्ट्रक्चर की है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8.8 किलोमीटर्स है, जबकि हमारे ट्रोपोस्फेयर जो है वो 15 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड तक जाता है। तो हमारे जो भी लाइफ है, जो भी हमारे प्लेन्स उड़ते हैं इनफैक्ट हवा के अंदर, उनकी भी जो हाइट है वो उस मतलब ट्रोपोस्फेयर के एंड तक उड़ जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा भी उड़ गए कि स्टेबल एयर अगर उनको चाहिए तो बादलों से भी ऊपर उड़ेंगे। बादल भी हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, तो बादलों से भी कहीं ऊपर जाके उड़ना तो वो स्ट्रेटोस्फेयर को टच कर सकते हैं ऑल्दो, लेकिन उस पर भी वो इतनी हाइट पे जो है ना स्टेबल एयर के लिए रह लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। वरना वो नॉर्मली जो भी प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स और ये हॉट एयर बलून और ये सब तो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में मूव करते हैं, और बाकी हमारी पूरी लाइफ तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर है, तो हमें जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो तो सम मीटर्स अवे फ्रॉम अस है। तो ये सारे हमारे अर्थ की हमने वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ ली। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम हमने देखा था, जैसे सूरज जो मरकज होता है, सेंटर है, जिसके गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम है ये, जिसमें हमारा सूरज और सारे प्लैनेट्स हैं। इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे में सूरज जो है उसके गिर्द जो प्लैनेट्स घूमते हैं उसमें क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और प्लूटो भी सुना था बचपन में, बट दैट्स अ कॉमेट, मतलब समझ लीजिए एक बड़ा स्पेस के हवाले से एक बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा कह लें। तो अर्थ की पोजीशनिंग 3rd नंबर पे है, और अर्थ पे वैसे अभी देखें तो सूरज की रोशनी कैसे पहुंचेगी, इससे अर्थ के आगे तो वीनस है, फिर मर्क्यूरी है, लेकिन इस तरह पोजीशनिंग नहीं होती। इनका एक्सेस कुछ इस तरीके से होता है कि सूरज के गिर्द ये सारे एक्सेस मतलब मदार कि किस तरह घूमता है। तो अर्थ की पोजीशन ये है,
अर्थ का जो हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होगा वो गर्म होगा, उसमें धूप होगी, और पोजीशन ये भी हो सकती है, और इस तरह से पूरी रिवॉल्व करती है अर्थ सूरज के गिर्द। तो कभी यहाँ हो सकती है, कभी उस तरफ हो सकती है, कभी इस तरफ हो सकती है, कभी इस तरफ हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन अर्थ का। अर्थ का पूरा रेवोल्यूशन सूरज के गिर्द जो होता है ना, वो पूरे एक साल में होता है, मतलब 365 डेज में। वैसे एक्यूरेट बोलूं तो 365.25 डेज में होती है, अर्थ पूरी घूमती है सन के गिर्द, सही। और 365.25 डेज इसलिए नहीं गिनते हम 2.25 को, कि बेहतर यह है कि 365 डेज गिन ले और हर चौथे साल में 366 डेज गिन ले, जिसमें हमारा फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है, लीप ईयर कहलाता है। तो वो लीप ईयर यूं है कि एक आगे की तरफ दिन झुका हुआ है जिसके अंदर। तो सारे हमारे 4 साल तक जो 0.25 है उसको राउंड अप करके चौथे साल में हम एक दिन ऐड कर देते हैं 366 डेज का। तो हमने ये देखा कि अर्थ रिवॉल्व करती है राउंड द सन 365 डेज के अंदर। लेकिन ये तो अर्थ का एक मूवमेंट है कि जो रिवॉल्व करती है। अर्थ का एक और मूवमेंट है जो स्पिनिंग है, अर्थ घूमती भी है, और उसके घूमने का तरीकेकार, उसकी मतलब किस डायरेक्शन में घूमती है अर्थ। अर्थ की डायरेक्शन घूमने की टुवर्ड्स द ईस्ट है, मतलब दैट्स ईस्ट। तो अर्थ उस तरफ मूव हो रही है। और अगर यहां सूरज है ना, तो सूरज को फेस, अब फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीका है, अफ्रीका अभी रात की तरफ है। जैसे जैसे ये सूरज है, अगर हमारा व्हाइट बोर्ड, तो सूरज की तरफ आता जा रहा है, तो यहाँ ईस्ट से सुबह होती जा रही है अफ्रीका में। और जैसे जैसे फिर अवे होता जा रहा है, तो सूरज अफ्रीका के लिए सूरज जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट में ढल रहा है। तो इस तरह से वहां रात होना शुरू हो जाती है। तो ये स्पिनिंग की वजह से होता है दिन और रात। तो इसका मतलब ये अर्थ पूरी जो स्पिन होती है वो 24 घंटे में एक दफा, मतलब पूरी स्पिन हो जाती है 360 डिग्रीज पूरी घूम जाती है हर 24 घंटे में। तो पूरे सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं 365 डेज में, जबकि डे एंड नाइट पूरा जो 360 मूवमेंट है अर्थ की राउंड, मतलब स्पिनिंग है जिसे हम कहते हैं, वो 24 आवर्स की होती है। और मतलब तो हमने 2 डायरेक्शंस देख ली कि एक तो रेवोल्यूशन भी है सूरज के गिर्द और खुद स्पिन भी हो रही है अर्थ, सही। और सूरज के गिर्द जो घूमती है तो उसमें ये वाली पोजीशन जैसे अर्थ की जो है वो दिसंबर के वक्त है, ये वाली पोजीशन जो है जून के वक्त है, ये वाली पोजीशन सितंबर एंड पे है, और ये वाली पोजीशन मार्च एंड पे है। ये अर्थ की इस वजह से यहां भी पोजीशन हो सकती है, वहां भी पोजीशन हो सकती है। तो आप इस चीज को देख के यूं नहीं घबरा जाइएगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कोई डायग्राम आपको मिलती है तो आप कहोगे कि यार सूरज जो है वो तो अर्थ के वेस्ट पे है, तो सूरज तो अर्थ के वेस्ट से राइज होना चाहिए। भाई इस चीज का इससे ताल्लुक नहीं है। वो जब अर्थ स्पिन होती है, फॉर एग्जांपल अभी सूरज इन कंट्रीज को, जो कंट्रीज इस तरफ जो सूरज को फेस कर रही है उनको नजर आ रहा होगा, उनको नहीं नजर आ रहा होगा। ये पोजीशनिंग जो सूरज के उस तरफ है या इस तरफ है उसको ईस्ट वेस्ट नहीं कहते हम। अर्थ के अंदर रहते हुए जो मूवमेंट गोल घूमने की वजह से सूरज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट। इस पोजीशन पे देख के भी सूरज ईस्ट से ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंट्री है अभी, वो जब पूरा एक स्पिन क्रिएट होगा तो यहाँ वाली कंट्री घूम के इस तरफ आने लग जाएगी तो सूरज उनको दिख जाएगा, और फिर वही घूम के फिर अवे होना शुरू हो जाएगी तो सूरज उनके लिए गुरूब होना शुरू हो जाएगा वेस्ट की तरफ जो कि होगा। तो हमारी जिन कंट्रीज को, जिन भी हमारे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं लैंड पीसेस को, ओशियंस कहते हैं समंदर के पीसेस को। लैंड पीसेस के जो पूरे कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर होती है कंट्रीज, और ओशियंस के जो कंट्रीज के साथ समंदर लगते हैं उनको कहते हैं सीज। तो ओशियन के जो टुकड़े हैं उनको सी कह लें, और जो पूरे कॉन्टिनेंट के टुकड़े हैं उनको कंट्रीज कह लें। तो जिस भी अभी मैं कॉन्टिनेंट का लफ्ज यूज करूंगा पूरे अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि जो अर्थ का कॉन्टिनेंट फेस कर रहा है सूरज को, वहां पर धूप है तो वो हीटअप हो रहा है। यहाँ पर और वहां पर 2 मतलब पोजीशन बना दिया एट ए टाइम, 2 जगह नहीं होती अर्थ, लेकिन दोनों तरफ दिखा दी मैंने फिलहाल। अब यहाँ देखें सूरज का जो सूरज की रोशनी को सिर्फ अर्थ का एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे हिस्से के अंदर अभी रात हो रही है। तो जिस हिस्से में दिन हो रहा है वहां पर हीट है अभी, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखें कि जो हिस्सा सबसे ज्यादा अर्थ का बाहर निकला हुआ सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, जैसे ये देख रहे हैं इस स्फीयर के अंदर सबसे करीब ये वाला हिस्सा सूरज का है, तो सबसे ज्यादा हीटअप ये वाला हिस्सा होगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कम हीट है, क्योंकि सनलाइट एक तो सूरज की तरफ से भी पीछे और अर्थ के लिए भी पीछे का हिस्सा है वो, तो वहां पर कम पहुंच रही है, तो वो रिलेटिवली ठंडे होंगे बीच वाले हिस्से से। अच्छा, अर्थ की इमेजिनरी लाइंस के ऊपर बात करें तो अर्थ की वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ है। अच्छा होता है कि सिर्फ वर्टिकल वाली दिख रही होती, इसमें हॉरिजॉन्टल ना दिख रही होती। बहरहाल आपसे वर्टिकल पे फोकस करें। अर्थ की वर्टिकल लाइंस होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड,
और दूसरे केस में अर्थ की हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इसलिए होती है कि बहुत सारे काम है, जिसमें से एक काम इसका ये है कि पोजीशन आइडेंटिफाई करना। लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के बारे में अगर हमें पूरे अर्थ के अंदर किस तरफ है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की लेट्स सपोज बात करें, तो इस्लामाबाद की पोजीशन ऐसे देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगी कि पूरे अर्थ को घुमाने पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आपको कोऑर्डिनेट्स दे दे, कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको लैटिट्यूड बता दे, लैटिट्यूड ये सारी लैटिट्यूड लाइंस है, तो लैटिट्यूड ऊपर की तरफ होती है लाइक 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री 33 डिग्री, एक एक डिग्री करके भी बढ़ सकती है। तो वो जो ऊपर की तरफ डिग्रीज है हम कहते हैं लैटिट्यूड डिग्रीज नॉर्थ, और नीचे की तरफ है उसको हम लैटिट्यूड माइनस डिग्रीज नहीं कहते बल्कि लैटिट्यूड डिग्रीज साउथ कहते हैं। जो इक्वेटर, जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसे इक्वेटर कहते हैं। तो इसके नीचे की तरफ लैटिट्यूड साउथ में है और ऊपर की तरफ की लैटिट्यूड लाइंस नॉर्थ में है। तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो है अराउंड 30 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ है, 30 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ, मतलब लैटिट्यूड लाइन की बात करें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में देखा जाता है, जबकि ईस्ट और वेस्ट देखा जाता है लॉन्जिट्यूड के अंदर। तो हम सिर्फ अगर ये बोलेंगे ना कि अर्थ के अंदर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है इस्लामाबाद, तो समझ में नहीं आएगा 30 डिग्री लैटिट्यूड किस तरफ, इतनी बड़ी गोल अर्थ है तो 30 डिग्री लैटिट्यूड तो किसी भी मुल्क के अंदर हो सकता है ना, तो हमें लॉन्जिट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो लॉन्जिट्यूड की लाइन जो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड हमारा, जिस तरह 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर कहलाता है, उस तरह 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो कि यूके के तरफ है कहीं पे, यूके इंग्लैंड के अंदर ही है कहीं, वो कहलाता है GMT, या आप ये कह लें प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन वो लाइन है जहां पर हमारी क्लॉक जो है ना वो यूनिवर्सल क्लॉक है। पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन लाइन के +5 पे, मतलब जब यूके में जो भी टाइम हो रहा होगा उससे 5 घंटे आगे पाकिस्तान का टाइम हो रहा होगा, अनलेस के यूके के अंदर 1-8 घंटा आगे पीछे करते हैं। एनीवेज, तो पाकिस्तान की पोजीशन ईस्ट की तरफ आती है लॉन्जिट्यूड वाइज देखा जाए, तो पाकिस्तान की पोजीशन 60 to 70 डिग्रीज ईस्ट की तरफ है, और उसमें इस्लामाबाद की पोजीशन देखें तो 73 डिग्रीज ईस्ट की तरफ है। 75 डिग्रीज तक पाकिस्तान जाता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाइज, और इस्लामाबाद की पोजीशन की बात करें तो 73 डिग्रीज तक है। तो हमें जब दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, लैटिट्यूड वाइज भी और लॉन्जिट्यूड वाइज भी, लिखा नहीं होता लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, बस ये बताया होता है। जैसे इस्लामाबाद की पोजीशन की बात करें अगर, तो 73 डिग्रीज ईस्ट पे है और 30 डिग्रीज आई थिंक वो नॉर्थ पे है। तो नॉर्थ और साउथ जो है हम लैटिट्यूड के लिए यूज करते हैं, हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ की तरफ, तो 30 डिग्रीज नॉर्थ और 73 डिग्रीज ईस्ट। तो इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचेंगे तो हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये जो अर्थ की लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वाली लाइंस के बारे में हमने बात की, फिलहाल अर्थ के जो लैटिट्यूड के ऊपर 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर का जो पूरा ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब आधा टुकड़ा समझ ले अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा, और इक्वेटर के नीचे वाला पूरा अर्थ का हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर का हमें काम कहाँ पड़ेगा, ये क्लाइमेट्स देखने में काम पड़ेगा। जो भी हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का क्लाइमेट है उसका ऑपोजिट हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर का होता है, ये भी हम देखते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड जैसा कि मैंने बताया इक्वेटर कहलाता है। अच्छा, 2 और बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन इनकी स्पेसिफिक डिग्री है। इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनको स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है, इनको स्पेसिफाई करने की ये जरूरत है कि पूरा हिस्सा जो है ना ये अर्थ का सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ हिस्सा है। तो ये पूरा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितना भी पूरा रीजन है ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। मतलब इस पूरे ट्रॉपिकल रीजन का वेदर जो है ना एक जैसा, क्लाइमेट बल्कि मुझे बोलना चाहिए, क्लाइमेट जो है एक जैसा है पूरा। मतलब क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब वाला हिस्सा है, तो सूरज के सबसे करीब वाले हिस्से सबसे ज्यादा हीट भी यहाँ पड़ी होगी, सबसे ज्यादा हीट यहाँ पड़ी होगी, तो सबसे ज्यादा जो ओशियंस हैं वो एवापोरेट भी इसी हिस्से में होंगे। तो कितना मॉइस्चर होगा, वो हीट भी होगी मॉइस्चर भी होगा। फिर जब जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर कूल डाउन जैसे मॉइस्चर होता है तो रेन भी वहां होती है, तो सबसे ज्यादा रेन भी इसी तरफ होती है। तो ये वाला रीजन जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट के चैप्टर को समझने के लिए। अच्छा, अर्थ इस तरह से सीधी नहीं होती, मतलब सीधी नहीं होती, थोड़ी टिल्टेड होती है, इस शेप में होती है थोड़ी सी, ये शेप है अर्थ का, मतलब थोड़ा फॉरवर्ड स्लैश जिस तरीके से होता है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है, बैकवर्ड स्लैश ये होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश बस समझ लो बना लिया, ये अर्थ का हिस्सा यूं है कि ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, थोड़ा सा
टिल्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ साइड है फॉरवर्ड, और इस टिल्ट की वजह से ही जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का जो वेदर है, क्लाइमेट है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। क्यों? ये हमारे अर्थ के हिस्से में से ये वाला जोन है, ये पूरा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, और ट्रॉपिकल जोन से जितना नॉर्थ की तरफ या साउथ में देखें तो ट्रॉपिकल जोन से जितना साउथ की तरफ जाएं तो उतना हम टेम्परेट जोन की तरफ जाते हैं। मतलब ट्रॉपिकल जोन के अलावा वाला जो हिस्सा है वो टेम्परेट जोन कहलाता है, और ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के दरमियान वाले हिस्से को आप कह सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन है। वो सब ट्रॉपिकल से बड़ा ट्रॉपिकल जैसा ही उनका वेदर होता है। पाकिस्तान है वो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बाद में शुरू होता है। पाकिस्तान की शुरुआत जो लैटिट्यूड लाइन वाइज देखें तो हम 24 डिग्री नॉर्थ से होती है शुरू, तो 23.5 डिग्रीज पे जो वेदर होगा उसके करीब करीब ही पाकिस्तान का वेदर है 24 डिग्रीज पे। तो वो सब ट्रॉपिकल कंट्री पाकिस्तान या वो जो भी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद ही शुरू होती हैं, करीब करीब है, वो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज कहलाते हैं। उनका भी मिलता जुलता वेदर होता है ट्रॉपिकल जोन की तरह का। तो ये टिल्ट ही वजह है कि हमारे अर्थ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका क्लाइमेट साउदर्न हेमिस्फेयर के ऑपोजिट होता है। वो हम देख लेते हैं किस तरह से। पहले तो आप पोजीशनिंग देख ले सूरज के गिर्द। हमने यहाँ 4 पोजीशन निकाली है। फॉर एग्जांपल ये वाली अर्थ की जून की पोजीशन है, 365 डेज में पूरा रिवॉल्व होता है ना, मतलब 12 महीने में रिवॉल्व होता है। तो महीनों के हिसाब में देखें तो ये जून की पोजीशन है कि सूरज के इस तरफ है अर्थ, जबकि वो पोजीशन दिसंबर की है। इसी तरह ये पोजीशन मार्च एंड की है और ये पोजीशन सितंबर एंड की है अर्थ की। और ये अर्थ का पूरा रेवोल्यूशन अराउंड द सन है जो कि 365 डेज में होता है, जबकि अर्थ खुद स्पिन भी होती है, लेकिन स्पिनिंग का ताल्लुक जो अर्थ की खुद अर्थ की जो पूरा ग्लोब है हमारा वो घूमती है, उसका ताल्लुक दिन रात से बनता है कि 24 घंटे में पूरी घूमते हैं, जबकि सूरज की गिर्द पूरे 365 डेज में घूमती है जैसा हमने देखा। तो जब हमारे इस टिल्ट की वजह, जो टिल्ट है उसको भी हम समझेंगे आगे और अच्छे से जो मैं बात करने वाला हूं उसको, लेकिन आपको यहां सरसरी बता दूं कि जब जून का महीना होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ का जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है पूरा जो लैटिट्यूड के नॉर्थ की तरफ है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के मतलब इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जब वहां गर्मियां होती हैं तो साउदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियां होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न जून के महीने में इस टिल्ट की वजह से ज्यादा हिस्सा सन की तरफ, सूरज की तरफ नॉर्थ का है, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है, और साउदर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा कम है। लेकिन दिसंबर के महीने में साउदर्न हेमिस्फेयर ज्यादा एक्सपोज्ड है सन की तरफ, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कम है। और जब दिसंबर में गर्मियां होती है साउदर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज में, जिसमें अफ्रीका का साउथ पूरा ले ले या ऑस्ट्रेलिया ले ले, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर की कंट्री है, वहां पर दिसंबर में गर्मियां होती है दिसंबर एंड से, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है वहां पर दिसंबर के एंड से सर्दियां शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से मार्च के महीने में जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन होता है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन होता है, और जब सितंबर एंड की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन होता है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन होता है। तो इन 2 पोजीशंस को अब वो 4 की जगह या 2 पोजीशंस ले रहे हैं, और 2 पोजीशंस के बाकायदा नाम है। ये जून सॉल्स्टिस है और वो दिसंबर सॉल्स्टिस है। तो ये भले नाम याद ना रहे, लेकिन इसमें बताने का मकसद यही है कि ट्रॉपिक इक्वेटर से लेकर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है सन की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो कहने का मकसद है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है, क्योंकि टिल्ट ऊपर की तरफ, गोल ऊपर की तरफ से हुआ है। तो इसके ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से यहां पर हॉट वेदर ज्यादा है, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर रिलेटिवली कूल वेदर है, और साउथ पे चले जाओ तो कोल्ड वेदर है। लेकिन जब दिसंबर के महीने में आओ तो इक्वेटर से लेकर हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो ट्रॉपिक की लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक वाला हिस्सा सन के तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है, और उसके ज्यादा एक्सपोज्ड होने की वजह से वहां पर गर्मियां हैं दिसंबर के महीने में। इसी चीज को यहां पर थोड़े से बेहतर तरीके से हम देख लेते हैं। सूरज के इस तरफ कब है अर्थ? जून के महीने में, जून सॉल्स्टिस में। तो यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो सूरज की किरणें किस तरह से आ रही है? अब अर्थ स्पिन भी करे ना तो अर्थ तो अपने जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर कोई डंडी नहीं लगी हुई, ये भी इमेजिनरी जो है ना पोल बना हुआ है, इसमें कोई पोल के अंदर ग्लोब नहीं है, बताने के लिए खाली पोल बना हुआ है। तो अर्थ का स्पिन इस तरह से है, तो अर्थ का जो भी स्पिन हो, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ना
ये पूरे 6 महीने तक, मतलब 3 महीने तक, सॉरी कम से कम 3 महीने तक ये रात देखेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं दिसंबर के महीने में नॉर्थ का हिस्सा, क्योंकि अर्थ यूं ही स्पिन करनी है, तो नॉर्थ का हिस्सा 3 महीने तक रात देखेगा। 3 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी स्प्रिंग और ऑटम वाली पोजीशंस भी आती है ना मार्च में और सितंबर में, तब थोड़े थोड़े ये एक्सपोज हो जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस वजह से ये अभी हम दिसंबर की पोजीशन में है, तो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर जो इक्वेटर के नीचे वाला सारा हिस्सा है वो ज्यादा एक्सपोज है, तो वहां पर गर्मियां हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कि इक्वेटर के ऊपर है वहां पर सर्दियों का मौसम है। अगर हीट मैप की बात करें तो ये वाला अर्थ का जो ये वाला हिस्सा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला हिस्सा गर्म कब है, जून के मंथ्स में गर्म है। तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज ज्यादा, ये सारी ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज भी इसमें काउंट हो गई, क्योंकि इसमें ट्रॉपिकल कंट्रीज समझ ले इतने हिस्से की है और बाकी ऊपर वाली सब ट्रॉपिकल है, थोड़ी टेम्परेट भी काउंट है, तो इन सब में गर्मियां होती हैं। जबकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रफली मार्क किया हुआ है, लेकिन ये साउदर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है जिसमें इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उससे भी आगे सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद वाली कंट्रीज है वहां, बल्कि थोड़ी बहुत टेम्परेट रीजन्स भी काउंट है, तो वहां पर गर्मियां होती हैं। ये दिसंबर के वक्त की बात है। और जबकि जब दिसंबर में नीचे गर्मी होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त सर्दियों के मौसम होता है। अच्छा, अब हमारी लास्ट चीज पे आए थे क्लाइमेट के। हमने देख लिया कि किस तरह से हेमिस्फेयर का क्लाइमेट ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। हेमिस्फेयर का क्लाइमेट हमने देख लिया। अब लास्ट चीज है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मामला ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, और वो गैसेस जितनी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जितनी ज्यादा आपस में घुसी हुई हैं, तो वहां कहते हैं हम एयर प्रेशर ज्यादा है, और जितनी ज्यादा फैली हुई हम कहते हैं एयर प्रेशर कम है, मतलब हवा लाइट है थोड़ी सी। अच्छा, जब दो हिस्से हैं, एक तरफ एक हिस्सा ऐसा है जहां पर एयर प्रेशर बहुत डेंस है, मतलब बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ एक हिस्सा है जहां पर एयर लाइट है, मतलब कम एयर मॉलिक्यूल्स है। वो कम क्यों होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं पर कम है और कहीं पर ज्यादा है, तो फिजिक्स का रूल ये है कि जहां पर कम एयर मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स उस तरफ ट्रेवल करेंगे, और जब ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स उस तरफ ट्रेवल करेंगे तो हमें विंड फील होगी। वो जब किसी ऐसी जगह पर जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, जहां पर जगह है एयर मॉलिक्यूल्स आने के, वो खाली कोई स्पेस है, तो जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाले एयर मॉलिक्यूल्स उस तरफ ट्रेवल करेंगे, तो वहां पर विंड फील होती है हमें। मैंने दोहरा दी बात। तो होते क्यों, मतलब कहीं किसी जगह पर ज्यादा और किसी जगह पर कम क्यों होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स? देखो, जहां ठंडक होती है ना वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स टाइट टुगेदर हो जाते हैं, जबकि जहां गर्मी पड़े, हीट पड़े, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो फैलना शुरू होते हैं, वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू होता है, आसमान की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ फैलना शुरू होता है। तो जब लेट्स सपोज यहाँ पर हीट पड़ी, हीट पड़ने की वजह से ये जो टाइटली पैक्ड टुगेदर एयर मॉलिक्यूल्स है ये खुलना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गए। और हीट पड़ने से हमने देखा ना, जैसे एवापोरेशन होती है, हीट पड़ी तो पानी के वाटर वेपर्स एवापोरेट होता है। एवापोरेट से क्या हुआ, हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस थी, जो वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे बन के वो ऊपर की तरफ एवापोरेट हुए, और उसके बाद वो जो एवापोरेटेड हमारे रेन की सूरत कब तैयार होती है, होता क्या है, एवापोरेशन का बता रहा हूँ। जब हीट पड़ती है, सूरज पड़ता है, सूरज की हीट पड़ती है तो एवापोरेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, और जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे, हाइट के ऊपर क्या होता है कि बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्यों? हाइट पे जब कूल टेम्परेचर होता है तो कूल टेम्परेचर की वजह से वो ड्रॉपलेट्स आपस में दोबारा मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लाउड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो फिर बारिश की सूरत में पानी बरसता है, और सिर्फ बारिश की सूरत में नहीं बरसता, एक्चुअली एवोपरेशन के बाद कंडेंस होने का प्रोसेस जो है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में, उस कंडेंस होने के प्रोसेस के बाद मॉलिक्यूल्स मिलके वो गिरेंगे नीचे, उन मॉलिक्यूल्स के, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के नीचे गिरने को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है वो 3-4 तरह की होती है। फॉर एग्जांपल स्नोफॉल की सूरत में हो सकती है, जो सॉफ्ट स्नो होती है, बर्फ। प्रेसिपिटेशन में हेल स्टॉर्म भी शामिल है। हेल स्टॉर्म भी बर्फ है, लेकिन वो ओलाबारी की सूरत होती है, मतलब हार्ड बर्फ के वो पीसेस गिरते हैं बाकायदा, विच इज समटाइम्स डेंजरस एज वेल, कि मोटे हार्ड रॉक्स की तरह, पत्थरों की तरह हेल स्टॉर्म होता है, ऐसे समझ लें आप, क्योंकि जमी हुई बर्फ गिर रही है अगर, तो स्नो की सूरत में भी फॉल हो सकते हैं, हेल स्टॉर्म की सूरत में भी फॉल हो सकते हैं। इसके अलावा रेनिंग की सूरत में फॉल होते हैं। रेनिंग भी प्रेसिपिटेशन ही है। प्रेसिपिटेशन में स्नो, हेल स्टॉर्म, रेनिंग। अब रेनिंग की भी टाइप्स हैं, अगर ड्रिजलिंग हो रही है मतलब बूंदाबांदी, या पोरिंग डाउन हो रही है मतलब बहुत खतरनाक रेन हो रही है,
थंडर स्टॉर्म के साथ हो सकते हैं, मतलब गरज चमक के साथ, के बिजली भी कड़कती है और बादल भी आपस में गरजते हैं। तो बहरहाल ये अलग अलग फॉर्म से प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन बताने का मकसद ये कि कूल पॉइंट पे आकर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं, लेकिन हॉट स्पेस के अंदर से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, दूर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल, जब हीट पड़ी अर्थ के ऊपर, तो हमारे अर्थ की जिस भी हिस्से पे हीट पड़ती है सूरज की, सूरज से ही सब कुछ स्टार्ट है, हीट से सब कुछ स्टार्ट है। तो हीट पड़ी तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स दूसरे हैं हवा के अंदर, वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू होता है। ऊपर की तरफ जैसे फैलते तो एयर का वो वाला हिस्सा जहां से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अपवर्ड्स हो गए, वो हिस्सा लाइट हो गया। जैसे ही वो हिस्से में लाइट मतलब हल्का हो गया, उसमें अब एयर मॉलिक्यूल्स कम है। तो एयर मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से जिस हिस्से में एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मतलब वो हिस्सा जिसमें धूप नहीं पड़ी या जहाँ ठंडक है, वहां तो टाइट टुगेदर थे एयर मॉलिक्यूल्स, तो वहां से एयर मॉलिक्यूल्स इस जगह पर ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ठंडे कमरे में, एसी वाले कमरे का दरवाजा खोले अगर, या फ्रिज का दरवाजा खोले, तो फौरन हमारे जो भी कूल एयर है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर हॉट है। हॉट होने का मतलब क्या, फ्रिज के रिलेटिवली बाहर हॉट होता है फ्रिज खोलते ही। तो हॉट का मतलब क्या कि एयर के मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड टुगेदर नहीं है, तो जितने फ्रिज के अंदर है, और फ्रिज खोलते ही इसी वजह से वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स बाहर, कूल एयर के मॉलिक्यूल्स जितने हैं वो बाहर आकर फैल जाते हैं हवा के अंदर। तो बिल्कुल वैसा ही हमारा एयर प्रेशर के अंदर होता है, और इसी वजह से, एयर प्रेशर की वजह से हमारी विंड्स क्रिएट होती है। तो हमने यहाँ थोड़ा बहुत आइडिया विंड्स का भी ले लिया, और बारिश, स्नोफॉल, इस सब का भी आइडिया एयर प्रेशर का ले लिया। तो खैर, सो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू।